नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि भैंस के सींग चमकाने के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए लूटे जा सकते हैं? आज हम भारत के सबसे अजीब और दुस्साहसी घोटालों में से एक चारा घोटाले की कहानी जानेंगे। ये कहानी है राजनीति की, लालच की और हाँ, अविश्वसनीय बेतुकेपन की। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्सों से। ऐसी बातें जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। 940 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो चौंकाने वाली रकम है जो बिहार के सरकारी खजाने से गायब हो गई थी। ये पैसा जनता का था, जिसे राज्य के पशुओं के चारे और दवाओं पर खर्च होना था, लेकिन इसे एक सोची समझी साजिश के तहत लूट लिया गया। इस घोटाले की पहचान ही इसके बेतुकेपन से है। जरा सोचिए, सरकारी कागजों में दिखाया गया कि 400 सांडों को ट्रकों से ट्रांसपोर्ट किया गया, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि जिन गाड़ियों के नंबर दिए गए थे वो तो स्कूटर्स और मोटरसाइकिलों के थे। और यही नहीं, भैंस के सींग चमकाने के लिए 15 लाख रुपए के सरसों के तेल का बिल पास हो गया। और सबसे बड़ी बात, ये सब सरकारी रिकॉर्ड्स में बाकायदा दर्ज था। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा घोटाला और इतनी साफ साफ गलतियों के साथ आखिर हो कैसे गया? इसका जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी के केंद्र में जो शख्स हैं उन्हें समझना होगा। इस पूरे घोटाले के बीच एक नाम बार बार सामने आता है, एक ऐसा नेता जिनका बिहार की राजनीति में उदय अपने आप में एक कहानी है, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव की शुरुआत बहुत ही मामूली थी। एक दूध वाले के बेटे थे वो। गांव के ऊंची जाति के जमींदार उन्हें गवार बैरिस्टर कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही मजाक आगे चलकर उनके सियासी सफर की आग को और भड़का देगा। और उनका सफर था भी बिल्कुल तूफानी। यहाँ इस टाइमलाइन पे नजर डालें तो साफ दिखता है, 1973 में एक स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट से शुरुआत करके 1990 तक, यानी सिर्फ 17 साल में लालू बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए थे, सत्ता के शिखर पर। लालू की पावर का राज था उनका एक खास फॉर्मूला। उन्होंने पिछड़ी जातियों और मुस्लिम समुदायों को एक साथ ला खड़ा कर दिया। ये वो लोग थे जो दशकों से हाशिए पर थे। उनका नारा विकास नहीं, सम्मान चाहिए, उन लोगों के दिल तक पहुंचा जिन्होंने हमेशा सम्मान की कमी महसूस की थी। और बस इसी सोशल इंजीनियरिंग ने उन्हें एक जबरदस्त और लॉयल पॉलिटिकल बेस दे दिया। तो आखिर ये 940 करोड़ की चोरी हुई कैसे? इसका पूरा सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था। ये एक पूरी मशीन थी, एक ऐसी फैक्ट्री जो सालों से सरकारी खजाने को खोखला कर रही थी। बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो चारा घोटाला यानी फॉडर स्कैम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अफसरों द्वारा की गई ऐसी लूट थी जिसे बड़े ढंग से प्लान किया गया था। वो करते क्या थे? जानवरों के चारे और दवा के लिए जो सरकारी पैसा आता था उसे फर्जी बिल्स के जरिए सीधा अपनी जेबों में डाल लेते थे। और ये पूरी लूटपाट कई स्टेप्स में होती थी। सबसे पहले कागजों पर जानवरों के लिए चारे और दवाइयों की झूठी जरूरतें तैयार की जाती थीं। फिर उन जरूरतों को पूरा करने के लिए फर्जी अलॉटमेंट लेटर्स बनाए जाते थे। इसके बाद फर्जी कंपनियां, जो असल में थीं ही नहीं, फर्जी बिल जमा कराती थीं। और आखिर में पैसा खजाने से निकालकर अफसरों और नेताओं में बांट लिया जाता था। एक पूरा साइकिल था जिसमें ऊपर से नीचे तक सब शामिल थे। जरा इस चार्ट को देखिए, इससे अंदाजा लगेगा कि मामला कितना बड़ा था। साल 1993-94 में इस डिपार्टमेंट को जितना बजट अलॉट हुआ था उससे 169% ज्यादा पैसा निकाल लिया गया। मतलब साफ था कि नियमों की किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। और इस लूट का एक प्रॉपर प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल भी था, बिल्कुल किसी बिजनेस की तरह। जो पैसा चुराया जाता था उसका सिर्फ 20% फर्जी सप्लायर्स को मिलता था, बाकी का पूरा 80% करप्ट अफसरों और नेताओं की जेब में जाता था। और इस 80% में से भी सबसे बड़ा हिस्सा यानी 50% सीधे टॉप पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचता था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है। और जल्द ही ये ताश का पूरा महल गिरने वाला था। इतनी बड़ी लूट का असर ये हुआ कि बिहार का सरकारी खजाना बिल्कुल खाली हो गया। सोचिए, हालात इतने खराब हो गए थे कि सरकार के पास अपने ही कर्मचारियों को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे थे।
जब संकट इतना बढ़ गया तो सिस्टम के अंदर से ही कुछ ईमानदार अफसरों ने आवाज उठाई। अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। फाइनेंस कमिश्नर वीएस दुबे ने इस अचानक बड़े खर्च की जांच शुरू की और डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने तो डिपार्टमेंट के दफ्तरों पर रेड ही कर दी। और बस वहां से इस घोटाले की परतें एक-एक करके खुलने लगी। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की इस मामले को दबाने की, लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब जांच का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के हाथों से निकल चुका था। तो आगे क्या हुआ? इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि इस घोटाले का अंजाम क्या हुआ। लंबी कानूनी लड़ाइयां, सियासी दांव पेंच और कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी रहस्य ही बने हुए हैं। जैसे ही सीबीआई जांच शुरू हुई, इसका सियासी असर तुरंत दिखा। बढ़ते प्रेशर के बीच लालू प्रसाद यादव को चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उन्होंने पावर अपने हाथ में रखने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का नया चीफ मिनिस्टर बना दिया और इसके ठीक बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कानूनी लड़ाई सालों तक चली और आखिरकार फैसला आया। लालू यादव को इस मामले में दोषी पाया गया। उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई और उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई। इस फैसले ने एक तरह से उनके एक्टिव पॉलिटिकल करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो थोड़ा गहरा और अजीब है। इस घोटाले से जुड़े कई जरूरी गवाह और आरोपी एक के बाद एक संदिग्ध हालातों में मरे हुए पाए गए। किसी की रेलवे ट्रैक पर लाश मिली तो कोई जेल में ही मर गया। ये मौतें आज भी कई सवाल खड़े करती हैं, जिनके जवाब शायद कभी ना मिले। तो चारा घोटाला सिर्फ 940 करोड़ रुपए की चोरी की कहानी नहीं है। ये उस विश्वास के टूटने की कहानी है जो जनता अपनी सरकार पर करती है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब सिस्टम जिसे जनता की रक्षा करनी चाहिए वही उसे लूटने लगे तो उस देश का, उस समाज का क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।